हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने टॉपिक नंबर 7 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक। वो है आपका इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर एक नंबर जरूर देखने को मिल जाता है। अगर मैं खासकर बात करूँ आपके एक ऐसे बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जो है आपके हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित। हार्वर्ड गार्डनर का एक क्वेश्चन, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, शायद ही कोई शिफ्ट होती है जहां से आपको ना देखने को मिले, वरना जरूर देखने को मिलता है। अगर हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित नहीं आया तो इंटेलिजेंस या बुद्धि के बारे में आपको पूछ लिया जाता है, या फिर जो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए वहां पर क्वेश्चन बहुत सारे ये पूछे गए अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट के अंदर कि जो आपका आईक्यू है उसकी क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, उसकी आलोचना क्यों हुई। वहां पर काफी क्वेश्चन मल्टीपल शिफ्ट के अंदर देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो जो इंटेलिजेंस के ऊपर यानी बुद्धि के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके नए वाले क्वेश्चन है ये जो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में, अभी वाले ऑनलाइन एग्जाम में हुए, वो सब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और जो जो आपके बुद्धि के बारे में चीजें है, बुद्धि की विशेषता है, जो आईक्यू के बारे में आपको चीजें है, और जो आपके हार्वर्ड गार्डनर ने अलग अलग प्रकार की बुद्धियां बताई हुई है, वो सब क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने जो अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई है, तो क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा, मतलब जो बुद्धियों के बारे में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए तो वरना क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। सिर्फ मेन मेन आपको बताने वाला हूं। अगर आपने वही कर लिए तो समझ लो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज आपके बुद्धि के बारे में, और देख लीजिए आप लोगों के अंदर कितनी बुद्धि है इस चैप्टर को करने के लिए। और ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, बुद्धि वाला टॉपिक। ठीक है जी, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। ये आपका सीटेट का कोर्स है, जिन लोगों को अपना इसके अंदर कंटेंट भी लेना है और बाकी के सब्जेक्ट पढ़ने हैं डिटेल में, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपकी प्रॉपर क्लास चल रही है ताकि आप लोग डिटेल में प्रैक्टिस कर सको। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिनको यूट्यूब से पढ़ना है और एग्जाम तक पढ़ते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी क्लास आपको सब इसी के ऊपर मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, उनके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। और कौन कौन से नए क्वेश्चन थे, बेसिकली नए क्वेश्चन नहीं थे, बुद्धि के अंदर मोस्टली वही क्वेश्चन थे जो पिछली बार भी ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। तो ऐसे कुछ खास नए क्वेश्चन देखने को तो नहीं मिले थे। ठीक है, बट आप लोग देख लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। सभी को गुड इवनिंग है। हाँ भाई, लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं कभी वीडियो के अंदर कहता नहीं हूं कि मेरी वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो, तो आप लोग खुद ये वाला काम कर दिया करो। ठीक, चलिए भाई आ जाते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को सीक्वेंस में लगाता हूं, मतलब ये नहीं है कि सीधा पहला क्वेश्चन आपको हार्वर्ड गार्डनर का देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में इनको सीक्वेंस में लगा देता हूं कि भाई बुद्धि क्या होती है, फिर कैसे उसके टाइप्स होते हैं, कैसे आईक्यू आया, फिर हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि आई। तो थोड़ा सा मैं इनको सीक्वेंस में लेकर चलता हूं। तो आप लोग देखते होंगे स्टार्टिंग में थोड़े क्वेश्चन आसान होते हैं, धीरे धीरे करके उनका लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यही पूछ लिया कि आपके समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। यानी बुद्धि एक तरीके से पूछ लिया कि बुद्धि ही क्या होती है, बुद्धि की विशेषताएं पूछ लिया आपसे, तो आपको बुद्धि के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो बुद्धो एक एक करके बुद्धि के बारे में बताओ। पहला यहां पर दिया हुआ है बुद्धि के बारे में कि एक दिशीय सामान्य क्षमता होती है। ठीक है, यानी बुद्धि को सिर्फ एक डायमेंशनल के रूप में माना हुआ है समकालीन सिद्धांत के अनुसार। अब आप मुझे एक बात, सिंपल सी एक बात बताइए, ये क्वेश्चन काफी बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है और मल्टीपल टीचिंग एग्जाम के अंदर भी पूछा हुआ है। क्या बुद्धि सिर्फ आपकी एक डायमेंशनल के अकॉर्डिंग चलती है या सिर्फ एक आयामी होती है? जी नहीं। अगर मैं बात करूं आपके बुद्धि की, ठीक है, अगर बात करी जाए बुद्धि की, तो बुद्धि सिर्फ आपकी एक आयामी नहीं होती। ठीक है, बुद्धि आपकी एक आयामी नहीं होती। ठीक है, वो कैसी होती है? आपकी बुद्धि होती है आपकी बहुआयामी होती है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होती है। वो कैसे होती है, जरा इस बात को समझिए। अब आप लोग यहां पर सीडीपी पढ़ने आए हो। अब सीडीपी पढ़ने के लिए आप लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मान लीजिए आपको कुछ और दूसरी एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, मान लीजिए आपको कुछ खाना खाना है, या कुछ और अपना और काम XYZ करना है। तो क्या आप पढ़ने वाला दिमाग वहां पर यूज करोगे? आपको छोटे बच्चों को खिलाना है, छोटे बच्चे से प्यार करना है, बड़े बच्चे से प्यार करना है, तो तब भी पढ़ने वाली बुद्धि का यूज करोगे। तो आपको दूसरी तरीके से आपको पेश आना पड़ेगा ना, दूसरी तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अलग प्रकार से अपनी बुद्धि का वहां पर यूज करना पड़ेगा।
बट यहां पर इन्होंने बुद्धि को सिर्फ एक आयाम माना है, ठीक है, समकालीन सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो बुद्धि इस प्रकार से कह सकते हैं, बुद्धि सिर्फ एक आयाम ही नहीं होती है, बुद्धि के आपके कई सारे आयाम होते हैं। आप लोग भी अलग अलग प्रकार से अपनी बुद्धि का यूज करते हैं। कुछ बच्चे सीडीपी की वीडियो देख रहे हैं, सीडीपी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि सर ने पहला क्वेश्चन बता दिया और उनकी बुद्धि यहां पर लगी हुई है। कुछ बच्चे लाइव में कमेंट कर रहे हैं और उनकी बुद्धि लगी हुई है कि आज नेहा जी से बात करके रहूंगा, या आज मैं कालिया सिंह से बात करके जरूर रहूंगी, क्योंकि कल चैट खत्म हो गई थी, तब तक मैं आया था या आई थी। तो उनकी बुद्धि दूसरी जगह यूज हो रही है। तो बुद्धि एक जगह थोड़ी लग रही है, एक की बुद्धि बच्चों की यहां पर लग रही है, दूसरे की बुद्धि कालिया सिंह में या नेहा सिंह में बात करने में लगी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बुद्धि आपकी क्या हो गई, बुद्धि के खाली एक आयाम नहीं रहे, बुद्धि के आपके बहुआयाम देखने को मिले। यानी बुद्धि जो होती है आपकी कैसी होती है, बहुदिशीय होती है, यानी कि आपकी मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी की होती है जो बुद्धि होती है। ये आपका ऑप्शन कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन यहां पर सही हो गया। ये बात आप लोग समझ गए। अगला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है कि आनुवांशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता होती है, गलत। बुद्धि जो होती है, बुद्धि आपकी आनुवांशिकता और हेरिडिटी दोनों से प्रभावित होने वाला कारक है, ठीक है, दोनों से ही प्रभावित होती है। किससे, आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, और आपका वातावरण यानी कि आपका एनवायरमेंट, दोनों से ही प्रभावित होने वाला फैक्टर है जो आपकी बुद्धि होती है। देखिए, आपने एक बात सुनी हुई है, अरे यार इसकी बुद्धि तो इसके बाप के ऊपर गई है, जैसा वो बेवकूफ है ऐसा ही ये भी निकला, ठीक है। इस तरीके के कमेंट आप लोगों ने सुने हुए ना, अरे इसकी बुद्धि तो इसकी मां पर गई है ऐसे सुने हुए आपने बहुत सारे कमेंट। ऐसा लोग क्यों कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि बुद्धि को वो कनेक्ट करते हैं हमारे जीन्स के थ्रू, जो हमारे हेरिडिटी के थ्रू हमको मिलते हैं, ठीक है। तो बुद्धि को इसलिए आप लोग कह सकते हो कि एक आपकी स्थिर अवस्था माना गया है, ठीक है, एक स्थिर अवस्था के रूप में बुद्धि को माना गया है, जो हमारे जीन्स के थ्रू एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिले हुए हैं, ठीक है। लेकिन बुद्धि के अंदर आपका चेंज भी पॉसिबल है, यानी बुद्धि के अंदर आपका चेंज भी किया जा सकता है, परिवर्तन भी किया जा सकता है। मान लीजिए भाई किसी का आदमी की बुद्धि वो जड़ बुद्धि की है, ठीक है, या कह सकते हो कि उसके अंदर ज्यादा बुद्धि नहीं है, बट अगर हम उसको अच्छा एनवायरमेंट दे दे, ठीक है, अच्छी उसको प्रैक्टिस करा दे, अच्छी उसको सद्बुद्धि दे दे एक तरीके से, ठीक है, तो क्या उसकी बुद्धि को चेंज नहीं किया जा सकता, उसके बाप की बुद्धि को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है तो यहां पर फैक्टर आ जाता है आपके एनवायरमेंट का, यानी वातावरण का फैक्टर आ जाता है। तो आप लोग कह सकते हो कि बुद्धि भी जो होती है एक निरंतर चलने वाला एक प्रक्रिया होती है, जो आपकी मरण तक चलती रहती है। कैसी, बुद्धि भी आपका निरंतर चलती रहती है, यानी कंटिन्यूस आपका चलने वाला एक प्रोसेस होती है, ये भी आप लोग इसको कह सकते हो, ठीक है, यानी हमेशा बुद्धि चलती रहती है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक। तो यहां पर आप लोग क्या समझे कि आनुवांशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, ये गलत है, आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, ठीक है। किससे प्रभावित होती है, आनुवांशिकता से प्रभावित होती है। अगर किसी के पेरेंट्स या किसी के जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, अगर उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी बुद्धि के अंदर, तो उसका प्रभाव उनके बच्चों में भी जरूर पड़ेगा, ठीक है, बट उसको ठीक किया जा सकता है एनवायरमेंट के थ्रू, ठीक है। ये बात आप समझ गए। वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता है, गलत, वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए अगर किसी के पिताजी इंटेलिजेंट है, आईएएस है, उनके बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आसपास में ऐसे दोस्त यार निकल गए जो बिल्कुल नल्ले है, ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं करना, वो कहते हैं अरे भाई तेरा बाप तो आईएएस है, तुझे कहीं बहुत बढ़िया सेट कर देगा, तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है, आ कहीं घूमने चलते हैं, चला, ठीक है, आज सुट्टे मारते हैं बढ़िया दबा के। वो कहता चल ठीक है भाई ये वाला काम करते, तो उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी उन्होंने। तो जो पर्यावरणीय कारक है, वातावरणीय कारक है, तो उनसे प्रभावित होगी बुद्धि या नहीं होगी, तो बर्बाद कर देंगे बेचारों को, ठीक है। तो ये आपका ये भी ऑप्शन गलत है, वातावरणीय कारकों से बुद्धि प्रभावित होती है। ये दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके बुद्धि के अंदर फैक्टर आपके आ जाते हैं, ठीक। तो यानी ऑप्शन अगर मैं देखूं तो सिर्फ मुझे ऑप्शन सेकंड यहां पर दिखा कि बुद्धि के अंदर आपकी मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी होती है। कैसी, मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी आपको देखने को मिलती है, और जिसके बारे में अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे जब आपकी हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर आप लोग पढ़ोगे कितनी कितनी प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई हुई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, और भाई कोई कालीचरण हो ऑप्शन के अंदर तो नाराज मत होना, कभी मुझे गाली दे तो वो थोड़ा सा नाराज मत होना, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन की यहां पर बात हो रही है। इससे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया इस बार ऑनलाइन वाले एग्जाम में कि इसकी आलोचना क्यों की गई, ये वाला क्वेश्चन यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिला।
चलो आलोचना से पहले तो देखते हैं ये भला है क्या, उसके बाद आलोचना के ऊपर आएंगे, ठीक है। आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है उसके बारे में बताइए। चलो भाई तुम्हारे बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं, आईक्यू के बारे में। देखिए आईक्यू के बारे में जानने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा आपको इसके इतिहास के तरफ लेकर चलता हूं, थोड़ी सी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहां से भी कुछ बेसिक जानकारी आपके एग्जाम में पूछी गई थी। अब पता नहीं वो कौन सी शिफ्ट थी, और क्योंकि मेरे पास तो मोस्टली पेपर थे, बट मुझे को शिफ्ट का ध्यान नहीं है। देखिए सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी बुद्धि से संबंधित, टेस्ट से संबंधित, कि बुद्धि का जो टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आप लोगों की बुद्धि का टेस्ट तो हम लोग कर लेते हैं, मॉक टेस्ट आपको दे देते हैं। जो मॉक टेस्ट के अंदर बच्चा सही नंबर ले आता है तो हमको पता लग जाता है कि कौन बुद्धिमान है और कौन बुद्धू है, ठीक है। हालांकि बच्चों को टेस्ट नहीं करना चाहिए आईक्यू के आधार पर कि इसके नंबर ज्यादा है तो ये अपना काबिल है, इसके नंबर कम है तो काबिल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम में आता है कि बच्चों को आईक्यू के आधार पर आप लोग क्या उनको लेबलिंग करोगे, उनको पृथक्करण करोगे? जी नहीं कर सकते। ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए अगर मैं बात करूं आईक्यू की शुरुआत की, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1905 के अंदर। तो 1905 के अंदर एल्फ्रेड बिने से शुरुआत की गई, ठीक है। एल्फ्रेड बिने से शुरुआत की गई और उनके साथ में एक और शख्स थे आपके थियोडर साइमन, ठीक है। थियोडर साइमन एक और शख्स इनके साथ थे। तो इन्होंने दिया आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, यही लिख देता हूं यहां पर जगह है। इन्होंने एक टेस्ट बनाया जिसका नाम था इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। बेसिकली थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं कि एक फ्रांस की गवर्नमेंट थी, तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने बुलाया आपके एल्फ्रेड बिने साहब को कि भाई हमारे क्लासरूम के अंदर ये चेक करिए कि जो बच्चे हैं वो जो पढ़ रहे हैं वो कितना वो सीख रहे हैं, ठीक है। जो हम उनको पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कितना एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज को, कितना सीख रहे हैं। तो जरा इस चीज का ज्ञात करने के लिए, इस चीज को पता करने के लिए ऐसा कोई टेस्ट बनाइए, ठीक है। तो बिनेकर साहब ने कहा कि चलो ठीक है टेस्ट करते हैं, बनाते हैं। तो उन्होंने साथ में अपना थियोडर साइमन साहब को लिया और साथ में बना दिया इंटेलिजेंस टेस्ट, यहां पर एक बना दिया, ठीक है। उसके बाद 1905 के बाद में इन्होंने इस चीज को मॉडिफाई करा और यहां पर एक कंसेप्ट निकाला, मेंटल एज का एक कंसेप्ट निकाला, ठीक है। मेंटल एज का कंसेप्ट निकाला जिसको आप लोग हिंदी में कह सकते हो मानसिक आयु, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या कह सकते हो? जिसको हिंदी में कह सकते हो मानसिक आयु के नाम से, जिसको हिंदी में जाना जाता है मानसिक आयु के नाम से। मानसिक आयु बेसिकली मेंटल एज वो एज होती है आपकी जो आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के आधार पर निकाली जाती है। वो कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए मेरी एज है, मान लो मेरी एज 10 साल है, मान लो, ठीक है। यकीन नहीं करोगे, कहोगे 10 साल का ही लग रहा है अभी तो मान लो मेरी एज 10 साल है, आप लोगों की भी सभी की एज 10 साल है, ठीक है। मान लो आपकी भी 10 साल है, मेरा भाई जैसे मान लो है तो मान लो उसकी भी एज 10 साल है, तो सभी की मान लो एज 10 साल है, ठीक है। अब मान लो कि एक टेस्ट हुआ, ठीक है। मान लो एक टेस्ट हुआ 100 नंबर का, 100 में से मेरे 100 में से 100 नंबर आ गए, ठीक है। और यहां पर भाई के भी 100 में से मान लो इसके 99 नंबर आ गए और आपके 100 में से आए 2 नंबर, सभी के 100 में से 2 नंबर आ गए, ठीक है। तो एज तो सभी की क्या है? 10-10 साल है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास किसका ज्यादा हुआ? मेरा ज्यादा हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो मेंटल एज किसकी निकलेगी? मेंटल एज यहां पर किसके अकॉर्डिंग निकली? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग निकली कि बौद्धिक विकास किसका ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एज तो सभी की एक जितनी है। अभी आपको लोग पढ़ोगे कि जो आपकी वास्तविक आयु है वो आपकी सेम वही आपकी रहती है जो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आप लोग समझे कि 1908 में फिर एक मेंटल एज का कंसेप्ट यहां पर इन्होंने दिया। देन उसके बाद 1912 में, बताओ जल्दी से 1912 में क्या है, जल्दी से बताओ। 1912 में फिर यहां पर आया आईक्यू का कंसेप्ट आया। अब ये बताओ आईक्यू का कंसेप्ट किन्होंने दिया? आईक्यू का कंसेप्ट फिर आपका 1912 में आया, जो था आपका MA/CA, ठीक है। यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हिंदी में कह देते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जिसको हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गई आपकी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु आपकी रियल एज जो है, जैसे मेरी भी 10 थी, आपकी भी 10 थी, यहां पर जो भाई है उसकी भी 10 थी, सभी की 10-10 थी, ठीक है। तो ये आपकी आईक्यू का कंसेप्ट आया 1912 के अंदर, ठीक है। ये आपका स्टर्न साहब ने दिया, विलियम स्टर्न ने दिया। देन उसके बाद 1916 के अंदर इस आईक्यू के कंसेप्ट को मॉडिफाई कर दिया स्टर्न साहब ने, और इस मॉडिफाई करके इंटू 100 की मल्टीप्लाई कर दी और आईक्यू का फॉर्मूला निकल कर आ गया MA/CA इंटू 100, जो काफी जगह आपको यूज होता हुआ दिखाई देता है, जिसके आधार पर हम किसी भी बच्चे का जो है क्या निकाल सकते हैं? आईक्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हम किसी भी बच्चे का आईक्यू निकाल सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है,
कितनी उसके अंदर इंटेलिजेंस है, ये हम उसके आधार पर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मान लीजिए अब हमने यहां पर आईक्यू निकाल लिया, ठीक, अब यहां से चीज आपकी शुरू होती है, ठीक। अब यहां पर मान लीजिए हमने आईक्यू निकाल लिया, बेसिकली एक आईक्यू आईक्यू की पूरी टेबल होती है। अब वो पूरी टेबल तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए यहां से मैंने एक टेबल निकाली, उस टेबल के अकॉर्डिंग 140 प्लस निकले, ठीक है, एक आईक्यू की टेबल निकली और 140 प्लस के कुछ बच्चे निकले। 140 प्लस वाले बच्चों को यहां पर कहा गया प्रतिभाशाली बच्चे। क्या कहा गया इनको? इनको कहा गया प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। जैसे मेरे नंबर कितने थे? मेरे नंबर 100 में से 100 थे, तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। अब ये कहना हमेशा अपनी अपनी तारीफ करते रहते हो, भाई मेरे हाथ में पावर कहीं भी लेकर चल सकता हूँ, ठीक है, आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चे हो गए जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस है। दूसरा एक आईक्यू का लेवल और आता है आपके एग्जाम में, वो है आपका जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होता है, वो होता है आपके एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे, ठीक है। एवरेज वाले लिख लो, इससे काम हो जाएगा। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल आपका 90 से 110 के बीच में होता है, उनका आईक्यू लेवल होता है आपका एवरेज वालों का होता है, ठीक है। तो ये आपका एवरेज वाले होते हैं, ज्यादातर सब इसी के अंदर होते हैं। रियल में मैं खुद इसी के अंदर हूं, मेरा ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं है, ये तो मैं वैसी हवा में बातें कह रहा हूं, अपनी वैसी हवा बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए किसी का आईक्यू लेवल 25 से 30 के बीच में, इनके बीच में और भी पूरी टेबल है, मैं पूरी टेबल बना के नहीं दिखा रहा, पूरी टेबल बनाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, कहोगे, और वैसे भी पेपर में आती नहीं है, ठीक है। मान लीजिए किसी का आईक्यू लेवल 25-30 से नीचे है, तो उनको कहा जाएगा जड़ बुद्धि। क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा जड़ बुद्धि, उनको कहा जाएगा। तो भाई इसके अंदर कोई है आप लोगों में से? है कोई? नहीं होगा कोई। अगर कोई जड़ बुद्धि का होता तो भाई वो यहां तक थोड़ी आता सीटेट के एग्जाम में देने, ठीक है। तो जड़ बुद्धि में से आप में से कोई नहीं है, क्या होगा? हमारी जान बच गई। तो इस प्रकार से ये जो आईक्यू की टेबल है, इस आईक्यू की इस टेबल को बनाया गया। अब जब ये आईक्यू की टेबल इस प्रकार से बनी, जो मैंने आपको शॉर्ट में बना के दी है, अब इसकी आलोचना हो गई। जो बेसिकली यहां पर आपका क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन यहां पर पूछा है, इस आईक्यू जो परीक्षण है, इन आईक्यू परीक्षणों की आलोचना क्यों की जाती है? इन आईक्यू परीक्षणों की आलोचना क्यों की जाती है, वो आपको बताना है। अब बेसिकली यार इसकी पूरी की पूरी एक स्टोरी है कि जो आईक्यू परीक्षण जब हुए थे और जिस देश के अंदर हुए थे, और वहां के लोगों के बीच में खुद डिफरेंस पा गया, भाषा के आधार पर वहां पर क्या हुआ? डिफरेंस पा गया, संस्कृति के आधार पर वहां के लोगों के अंदर डिफरेंस पा गया, और किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चली, वो सीटेट के एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आना। थोड़ा सा एक डिटेल में समझिए, जो सीटेट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आना है, जो चीज बता रहा हूं बस उसको जान लीजिए, आपका खेला खत्म। जब ये आईक्यू की टेबल इस प्रकार से आई, जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर ये दिख रही है, अब देखिए आईक्यू की टेबल आ गई। तो मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई बुद्धि क्या होती है, तो आप लोगों ने, जितने बच्चे आप लोग वीडियो देख रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई कहेगा कि सर बुद्धि हमारे दिमाग के अंदर होती है, सर बुद्धि आनुवंशिकता और वातावरण से प्रभावित होती है, सर बुद्धि बुद्धों के अंदर होती है, मतलब दुनिया भर के आप लोग आंसर दोगे। तो मैं क्या काम करूंगा? आप लोगों ने जो जो बोलोगे, उस बोलने के आधार पर मैं आप लोगों को असेस करूंगा, आप लोगों को जजमेंट करूंगा। तो यहां पर आप लोगों की भाषा के आधार पर मैं आप लोगों का क्या करूंगा? आपका आईक्यू लेवल को चेक करूंगा कि बच्चे किस प्रकार के आंसर दे रहे, किस क्वालिटी के आंसर दे रहे हैं। तो यहां पर सीधा सा क्या देखने को मिल गया? भाषा के आधार पर मैं आप लोगों का आईक्यू लेवल चेक कर रहा हूं। जो बच्चा अच्छा आंसर दे देगा, मैं समझ जाऊंगा वो बच्चा क्या होगा? प्रतिभाशाली बच्चा होगा। जो कम आंसर देगा वो एवरेज बच्चा होगा। जो कुछ भी नहीं देगा वो जड़ बुद्धि हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, जो बच्चे अच्छा आंसर देना चाहते हो बट वो अपनी वाली लैंग्वेज में कंफर्टेबल ना हो, या इंग्लिश या हिंदी के अंदर कंफर्टेबल ना हो। तो यहां पर मेन रीजन देखने को मिला भाषा का, और इसकी जगह सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आप लगाइए, रीजन देखने को मिला संस्कृति का। किसका? संस्कृति का, यानी कि कल्चर का सबसे मेन रीजन देखने को मिला। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन संस्कृति का मेन रीजन देखने को मिला। आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो, आप सभी का कल्चर सभी का अलग अलग है, सभी की संस्कृति अलग अलग है। तो सभी के लिए एक जैसा टेस्ट कैसे हो सकता है? सभी के लिए टेस्ट भी तो अलग अलग होना चाहिए ना, आप लोगों के कल्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। तो सभी, जब टेस्ट एक प्रकार से होगा और कल्चर आप लोगों का अलग अलग होगा, तो आईक्यू लेवल भी तो अलग अलग प्रकार से आना चाहिए ना। तो इसलिए इस आईक्यू लेवल को जो है ना वैलिड नहीं माना गया, क्योंकि यहां पर कल्चर जो है ना उसके अंदर डिफरेंस देखने को मिल गया। एनवायरमेंट का फर्क इसके ऊपर पड़ता है, किसका? वातावरण का फर्क इसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इस आईक्यू लेवल की आलोचना की गई। ये बात आप लोग समझ लीजिए।
और उसके अकॉर्डिंग अब इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए क्यों इस आईक्यू लेवल की आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि अलग अलग व्यक्तियों में, जैसा आप लोग वीडियो देख रहे हो, अलग अलग बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता जी नहीं, इसलिए आलोचना नहीं की गई। प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से गलत ग्रसित जी नहीं। बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन जी नहीं। इसकी संस्कृति क्यों की जाती है, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, हाँ संस्कृति से आपका ग्रसित है। बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन होता है या संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या भावनाओं का भी प्राकलन होता है, कुछ इमोशंस का भी असर पड़ता है, मतलब जो आपके आईक्यू होते हैं इसके बारे में बताइए। जो आईक्यू लेवल होता है ये मापा जाता है, क्या इसके ऊपर इमोशंस का भी प्रभाव पड़ता है या सिर्फ कल्चर का, एनवायरमेंट का, या जो इसके आईक्यू के जो स्कोर आए 140 आया 110 आया, या जो ये चीज निकल कर आएगी सिर्फ इसी का असर होता है। इसके बारे में बताना जरा, अगर आपको ये चीज डिटेल में पता हो तो इसके बारे में जरा बताइए। ठीक है, बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आप लोग आंसर तो समझ गए कि सीधा इसका आंसर क्या होगा कि प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी संस्कृति होती है उसके प्रभाव से आपका ग्रसित होता है। और जरा इसका बताना कि जो आपका ये इमोशंस होते हैं इसका प्रभाव कुछ पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना। ठीक है, तो इसलिए आपके आईक्यू की जो है आलोचना आपकी की जाती है। सेकंड नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कल्चर की वजह से इसकी आलोचना की गई, जहां पर बच्चों का, व्यक्तियों का अलग अलग कल्चर आपको देखने को मिला। क्वेश्चन बड़ा डिटेल में मैंने समझाया, यहां से ये मानकर चलिए, एक तो आलोचना वाला, एक ये जो मनोवैज्ञानिक मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया वो वाला, और आईक्यू का फॉर्मूला, ये चीज आपको देखने को यहां से मिल सकती है आपके एग्जाम में, और कई शिफ्ट में देखने को मिली थी पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, ठीक है कंफ्यूज हो गए, कुछ कह रहे पढ़ता है, कुछ कह रहे नहीं पढ़ता है। ठीक है, बताओ जल्दी से। हार्वर्ड गार्डनर ने, अगला क्वेश्चन आपके देखिए, हार्वर्ड गार्डनर आ गए, इसके ऊपर नजर डालते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया, वो आपको बताना है। अब पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, देखिए हार्वर्ड गार्डनर थे, हार्वर्ड गार्डनर ने बेसिकली जो बुद्धि को एक प्रकार माना कि बुद्धि सिर्फ एक टाइप की होती है, उसको नकार दिया। इन्होंने कहा नहीं, बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि कई प्रकार की होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि जो बुद्धि होती है, यानी जो इंटेलिजेंस होती है, वो होती है कई प्रकार की होती है। क्या होती है, बुद्धि होती है कई प्रकार की होती है। अब क्या होगा सर, हमारे अंदर भी है, हाँ जी सभी के अंदर है। ठीक है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सभी के अंदर बुद्धि कई प्रकार की होती है। उसी के लिए उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम था आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको कहा जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, जिस सिद्धांत को कहा जाता है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर कहा था कि जो हम लोग अलग अलग चीजें करते हैं ना, उसके लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि चलती है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका बहुबुद्धि सिद्धांत है। इन्होंने बेसिकली कहा कि बुद्धि के कई सारे आयाम है, जो शुरुआत के अंदर मैंने बताया कि बुद्धि खाली कोई एक चढ़ नहीं है। क्या नहीं है, बुद्धि खाली कोई एक चढ़ नहीं है, बुद्धि के कई अलग अलग चर है। ठीक है, बुद्धि के अलग अलग आयाम है, ये लिख सकते हो कि बुद्धि के, अरे यार ये तो पूरा ही चला गया, कि बुद्धि कोई एक चढ़ नहीं है, बुद्धि के अलग अलग आयाम है। ठीक है, बुद्धि के आपके क्या है, अलग अलग आयाम है। बेसिकली हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, उस बुक के अंदर इन बुद्धियों का जिक्र किया था। उस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, उस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, और इस बुक के अंदर इन बुद्धियों का इन्होंने अपना जिक्र करा था, बेसिकली इंटेलिजेंस के बारे में इस बुक के अंदर इन्होंने बताया था। इससे बड़े फेमस भी हुए थे। ठीक है, अब वो कौन कौन सी बुद्धियां बताई थी, हालांकि इन्होंने बहुत सारी बुद्धियां बताई थी, बट आपको बेसिकली 8 पढ़ने की जरूरत होती है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब इन्होंने जो बुद्धियां बताई है, क्वेश्चन ने पूछ लिया इन ऑप्शन में से कौन सी बुद्धि नहीं है। देखिए, इसने पूछा कौन सी बुद्धि को शामिल नहीं किया गया है। पहली है प्राकृतिक बुद्धि, शामिल किया गया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे डिटेल में कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अभी तो बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। दूसरा स्थानीय बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस, शामिल किया हुआ है। बोधन बुद्धि, इसको शामिल नहीं किया गया, जो इन्होंने 8 बुद्धि आपको बतानी है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसको भी शामिल किया गया है। तो नेगेटिव ऑप्शन का भाई आपका नेगेटिव, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा।
तो आप लोग समझिए हार्वर्ड गार्डनर के बारे में कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि हमारे पास जो है कई प्रकार की बुद्धियां होती है, बुद्धि के कई सारे आयाम होते हैं, बुद्धि खाली कोई एक चढ़ नहीं है, बुद्धि के अंदर कई सारी आपके वो आयाम पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे इन बुद्धियों के बारे में थोड़ा डिटेल में, एक एक करके आपकी बुद्धियों के टाइप्स आ रहे हैं और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपको बताना है कि किस प्रकार की बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो इस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता यानी कि काउंसलर है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार भावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, मतलब उसको एक इफेक्टिव काउंसलर बनना है। काउंसलर क्या काम करता है, काउंसलिंग देने का, कि बेटा आपको कैरियर ऐसे बनाना है, फ्यूचर के अंदर ये काम करना है, कोई बात नहीं फेल हो गए कोई बात नहीं दोबारा पास हो जाओगे, ऐसे काउंसलर बनने के लिए। तो काउंसलर बनने के लिए कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि जी नहीं। जिन लोगों के अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है उनको अपनी भाषा पर बहुत बढ़िया कमांड होता है। ऐसा कमांड होता है भाषा पर, फ्लुएंटली कितना ही बुलवा लो, शब्द भंडों का उसका शब्दों का भंडार होता है इनके पास। ठीक है, किसका, शब्दों का भंडार पाया जाता है इन लोगों के पास, इन जिनके पास ये वाली बुद्धि होती है। ठीक है, और उसके बाद बड़ा फ्लुएंटली बोलते हैं, कैसा, बड़ा फ्लुएंटली बोलते हैं। ठीक है, यानी भाषा का जो परवाह देखने को मिलेगा ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही बढ़िया जबरदस्त देखने को मिलता है। किन लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ये बेसिकली बुद्धि पाई जाती है आपके कवियों के अंदर पाई जाती है, कवियत्रियों के अंदर पाई जाती है, पत्रकार के अंदर ये वाली बुद्धि आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। और बताओ ऑप्शन के अंदर और किन किन लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। इनको अपनी भाषा पर बहुत बढ़िया कमांड देखने को मिलती है। ठीक है, अगली बुद्धि है स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस। देखिए स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर आदमी क्या काम करता है, जिसके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, वो अमूर्त तथ्यों के आधार पर कल्पना करता है। क्या काम करता है वो आदमी, क्या काम करता है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर कल्पना करता है। किस पर, अमूर्त तथ्यों के आधार पर कल्पना करना स्टार्ट कर देता है, इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। जिसका एक सबसे सटीक और बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको हमेशा देता हूं, जो बिल्कुल जाकर फिट बैठता है। ठीक है, और वो कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल बैठता है वो आपका आर्किटेक्चर वाला यानी ठेकेदार वाला, जिसमें खाली प्लॉट हमारा रहता है और हम आर्किटेक्चर को यानी ठेकेदार को बुला के लाते हैं कि भाई हमारा खाली प्लॉट है, इस खाली प्लॉट के अंदर हमको एक मकान बनवाना है, 2 मंजिला मकान बनाना है, तो बताओ ठेकेदार साहब कैसे बनाओगे। तो आर्किटेक्चर अपने माइंड के अंदर, ठीक है, और देखो यहां पर तथ्य कैसे है, यहां पर कोई भी चीज उसको दिखाई नहीं जा रही, अमूर्त तथ्य है। ठीक है, यानी जो उसको दिख नहीं रहे, अमूर्त तथ्यों के आधार पर वो कल्पना करना यानी इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है कि साहब जी इधर तो सीढ़ियां बना दूंगा, इधर रूम बना दूंगा, इधर जानवरों के लिए जगह बना दूंगा, इधर से जीरा निकाल दूंगा, इधर फिर एक और मंजिल ऐसा बना दूंगा। तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन आ जाता है, इधर आपका आर्किटेक्चर आ जाएगा, इधर आपका चित्रकार आ जाएगा, इधर आपका मूर्तिकार आ जाएगा। तो ये सभी आपके कौन आ जाते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर आपके आ जाते हैं। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। ठीक है, आप लोगों ने ये पहले में देता था सीटेट के एग्जाम के अंदर, पहले आप लोगों ने एक बात देखी है, जैसे कुछ लड़के बाइक चलाते हैं, आई थिंक लड़कियों को मैंने नहीं देखा इस तरीके से बाइक चलाते हुए, अभी ये मत कहना जेंडर स्टीरियोटाइप से ग्रसित है। ठीक है, तो जैसे बाइक चलाते हैं, ये जिगजैग वाली बाइक देखी है, ऐसे यूं घुमा के इस तरीके से, उन लोगों के अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। वो क्या काम करते हैं, अमूर्त तथ्यों के आधार पर इमेजिनेशन करते हैं कि मुझे कहां से कट मारकर कहां को बाइक लेकर जानी है। ठीक है, तो उनके अंदर ये वाली बुद्धि भी पाई जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने ऐसा काम किया होगा, अगर किया है तो अब मत करना वरना कभी चोट लग जाएगी और फैल जाओगे बढ़िया करके। मेरे एक दोस्त ने करा था, देखो ये लगा हुआ है ना पूरा का पूरा, ये उसने ऐसा फैलाया था, करीबन 90 की स्पीड चल रही होगी, उस भाई साहब ने टेढ़ा मेढ़ा करके सारी तरीके की बाइक करी और उसके बाद हम लोगों को फैला दिया। और मैं गया था करीबन अच्छी खासी दूरी पर, पूरा ऐसे जैसे सुपरमैन जाते हैं ना बनते हुए, ये पूरा हाथ और ये इस तरीके से, और मुझे इतना ध्यान था कि अगर मेरा सर नीचे गया तो मैं गया काम से, तो बस बच गया उस दिन अच्छे तरीके से, वरना स्पेशल इंटेलिजेंस सारी इंटेलिजेंस गायब हो जाती। ठीक है, तो ये वाला काम मत करना। अब देखो दो इंटेलिजेंस के ऊपर नजर डालते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इनके नाम इंग्लिश में नाम याद करना दोनों के। ठीक है, आप कहोगे सर लड़कियां भी कर लेती है वाला, लड़कियों को नहीं देखा मैंने करते हुए, ना करो तो ही अच्छा है। ठीक है, तो वरना कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये वाला काम मत करना। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए इंटरपर्सनल के अंदर क्या होता है, जब आदमी दूसरों के मनोभाव को पहचान लेता है, किसके, दूसरों के मनोभाव को, दूसरों की मनोदशा को,
दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, तो होता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा हुआ है नेता को, आप लोगों ने देखा हुआ है किसको, नेता को, नेता के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेता आता है कि नेता नहीं आपका बेटा आया हो। ठीक है, उसके अलावा क्या काम करता है, किसी का फटा हुआ कुर्ता पजामा भी रहता है ना, उसके आके भी पैर छूता है। आदमी क्या सोचता है, देख मेरे पैर छू रहा है। ठीक है, एक बार जीतने के बाद क्या काम करता है, उसको पूछता भी नहीं है, अरे निपटा इसको, ठीक है हाँ जी बाबूजी हो जाएगा काम, लेकिन उसको ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि नेता को पता है कि पब्लिक को किस जगह पर किस पॉइंट के ऊपर भिड़ाना है। नेता क्या काम करते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है, अपनी कुछ बात कहनी होती है, आदमी को धर्म के नाम पर लड़वा देता है, जातियों के नाम पर लड़वा देता है, जगह के नाम पर लड़वा देता है, कुछ भी और पॉइंट नहीं मिलता है तो XYZ इतिहास के नाम पर लड़वा देगा। तो भाई नेताओं को तो कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए पब्लिक को लड़वाने के नाम पर। पब्लिक लड़ती भी है भाई पब्लिक लड़ती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेता के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, क्योंकि उसे पता है बेवकूफ है, बन जाएगी आराम से। दुकानदार के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, किसके अंदर, दुकानदार के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। आप दुकान के अंदर कोई कपड़े लेने जाओ, जैसी दुकान के अंदर कोई कपड़े लेने गए, जैसे मान लीजिए मैं टी शर्ट लेने गया और टी शर्ट मान लीजिए मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही, हालांकि मेरे ऊपर तो ठीक लग जाएगी, मान लीजिए किसी के ऊपर अच्छी नहीं लग रही, और जैसे वो बाहर निकला चेंज करके, दुकानदार वाला देखते गएगा, वाह भाई साहब एकदम सलमान खान लग रहे हो, भाई ये टी शर्ट ही आपके लिए बनी है। अब वो देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम, बिल्कुल क्या कहूँ, मतलब शब्द ही नहीं आ रहा है ऐसे उसके लिए। ठीक है, एकदम ऐसा काला सान टाइप लग रहा है, लेकिन बस दुकानदार ये कहता है कि मतलब आपसे बढ़िया कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, तो वो उसको पागल बना देते हैं अपनी बातों के अंदर और कन्विंस कर लेते हैं कि 2-3 और लेकर चले जाओ, आप तो और बढ़िया लग रहे हो इसके अंदर। तो दुकानदार के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, लड़कियां सामान लेने जाती है ना, जैसे अपनी ड्रेस लेने जाती है कि आप तो मतलब एकदम ऐश्वर्या जैसी लग रही हो, लड़की 2-3 और खरीद लेती है कि हाँ 2-3 और खरीद लो। ठीक है, लड़कों की तरह ही। ठीक, तो दुकानदार के अंदर पाई जाती है। एजेंट देखे आपने, जो ये पॉलिसी वगैरह सेल करवाते हैं, सर ये वाली पॉलिसी ले लो। ठीक है, तो एजेंट इसके अंदर आ जाते हैं, सर ये वाली पॉलिसी ले लो, इस वाली पॉलिसी के अंदर ये सर 20 साल की पॉलिसी है, और 20 साल की पॉलिसी के बाद ये 20 लाख भरने पड़ेंगे और उसके बाद आपको 50 लाख मिल जाएंगे। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया पॉलिसी है, दे दो अभी। सर इससे बढ़िया ये वाली पॉलिसी है, इस वाली पॉलिसी के अंदर सर ये 40 साल तक आपको भरना है, उसके बाद जब आप मर जाओगे उसके बाद आपको 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़ मिलेंगे, हाँ तो ये वाली दे दो, ये ज्यादा बढ़िया, हाँ सर ये ले लो, इसमें मरने के बाद 1 करोड़ मिलेगा। तो ऐसे कन्विंस करके कर जाते हैं जो आपके एजेंट भी रहते हैं। टीचर के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, इंटरपर्सनल, किसके अंदर, टीचर के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। आपने एक वर्ड सुना है ना कि मास्टर बहुत कंजूस होता है, तो कंजूस ऐसे नहीं कहा जाता, बड़ी तेज बुद्धि का होता है जो मास्टर होता है। तो टीचर के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है, इसलिए टीचर को कोई बहुत जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ये बुद्धि कौन सी होती है, आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जो दूसरों की मनोदशा को, हाव भाव को बहुत जल्दी पहचान लेता है। अगली इंटेलिजेंस है आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें आदमी खुद से इंटरेक्ट करता है, खुद की मनोदशा को, खुद के हाव भाव को पहचानता है, अपनी अंतरात्मा को पहचानता है, वो होती है आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं तो वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जो आपके आध्यात्मिक गुरु रहते हैं वो सब इसके अंदर आपके आ जाते हैं, वो आपके इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आपके शामिल हो जाते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बताया, ये सबसे महत्वपूर्ण था, और आपके जैसे मैंने पेपर का एनालिसिस वगैरह किया हुआ है, सबसे ज्यादा आपकी इंटरपर्सनल पूछी गई है, मतलब और भी पूछी जाती है, ये आपकी सबसे ज्यादा पूछी गई है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए बढ़ते आगे। एक बच्चा कह रहा है सर आगे पढ़ेगी, एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगाओगे। भाई देखो इसके अंदर 4 बुद्धि मैंने आपको बताई, यानी 4 क्वेश्चन आपको बता दिए। अगर खाली एक क्वेश्चन का फिर एक क्वेश्चन बता देता तो उसके एक ही क्वेश्चन में आपका निपटारा हो जाता, तो 4 क्वेश्चन एक के साथ आपको बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मैंने आपसे सिर्फ एक बात कही हुई है, जो मैं आपको CDP के अंदर पढ़ा रहा हूं ना, और अगर खाली आपने ये भी कर लिया, और उसके अलावा आपको एग्जाम में 1-2 नंबर की मैं गारंटी नहीं लेता, अगर आपको एग्जाम में कुछ ना मिले तो मुझे बता देना आप लोग। ठीक है, तो जैसा करा रहा हूं वैसे पढ़ते रहिए, उसके बाद आपका एग्जाम नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, तो आप टीचर के अकॉर्डिंग पढ़िए, ना कि अपने अकॉर्डिंग पढ़िए कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। ठीक है, डांस में और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है, वो आपको बतानी है। अब देखिए इंट्रापर्सनल मैंने एक्सप्लेन कर दी, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस 2 बुद्धि मुझको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, क्योंकि वह एक्सप्लेनेशन मैंने सारे डिटेल में दे दिया।
बोर्डली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी कि शारीरिक गति संवेदिक बुद्धि, इसको नाम से ही समझ में आ रहा है, बॉडी को गति देने वाली बुद्धि। किसको? शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है आपकी। किसको? शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है, जिससे हमारे शरीर को गति मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं, अभी मैं खड़ा खड़ा चलते हुए चलना स्टार्ट कर दूं, अभी मैं भागना शुरू कर दूं, अभी कुछ मैं फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, अभी डांस तो खैर होगा नहीं, तो ये सभी आपकी किसके अंदर हो जाएगी? शारीरिक गति बुद्धि के अंदर हो जाएगी, जिससे शरीर को गति मिलती है। ठीक है, तो यहां पर जैसा आपका इसने दिया हुआ है डांस, ठीक है, क्या हो जाता है इसके अंदर? आपका डांस करना, जैसे दौड़ना भागना, ये सब किसके अंदर हो जाता है? जो आपके एथलीट होते हैं उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। तो डांस के अलावा जो आपके योग कला है, तो योग कला भी किसके अंदर हो जाती है? आपकी गेम के अंदर ही हो जाती है। ठीक है, गेम्स के अंदर ही आपकी हो जाती है। तो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जो आपके शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। अगली होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है वो लोग क्या बनते हैं? वो लोग बेसिकली जाते हैं अपने सिंगिंग की ओर, यानी वो बनते हैं गायक बनते हैं, या फिर वो लोग बनते हैं, आप लोगों ने वो देखे गायक तो आप लोग समझ गए, जैसे हिमेश रेशमिया, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर जी, जो किशोर दास ऐसे बने। ठीक है, या उसके अलावा आप लोगों ने जैसे डीजे वगैरह देखे होंगे या यो करते हुए सुने होंगे, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिनको अपने संगीत में बुद्धि का ज्ञान ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, तो कितनी एक्सप्लेन कर दी मैंने? 6 एक्सप्लेन कर दी, अभी सिर्फ 2 बची आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, अगले के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर नजर डालते हैं कि आईक्यू परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते, व्यापक तरीके से भाई बुद्धि को नहीं नापते। अगर व्यापक तरीके से नापते तो इनके क्रिटिसिज्म नहीं होता आपका। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है, बिल्कुल इनमें एक निश्चित प्रकार की त्रुटि मापी जाती है। क्यों? जो इसके अंदर नंबर मिलते हैं, किसको 140, किसको 90 से 110, किसको अपना 25 से 30 मैंने बताया, तो इनमें एक निश्चित प्रकार के एक त्रुटि ये पाई जाती है कि वो नंबर जो होते हैं एक तो आपके वो अस्थिर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एनवायरमेंट का फर्क मिलता है, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके अंदर आपका जो संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो संस्कृति से ग्रसित होते हैं जो आपका आईक्यू की जो टेबल पाई जाती है, तो इनमें एक निश्चित प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर आपका कथन सही हो जाएगा। बाकी 2 ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है, वो आपके कैसे है? ग्रसित है। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से कैसे है? वो है ग्रसित है, ना कि मुक्त है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये आ गया। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी कि गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? वही बुद्धि आ गई आपकी शरीर को गति देने वाली बुद्धि। भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता होती है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखो भाषा की बात आ गई तो भाषा को तो यहां पर जिक्र नहीं होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, यहां पर कौन सी बुद्धि आ जाएगी, इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताओ। समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, ये भी नहीं आएगी, क्योंकि समस्याओं को जब तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता आ जाएगी ना, तो ये कौन सी बुद्धि आएगी आपकी? जल्दी इसका कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप से चिंतन करने की क्षमता आ जाएगी, तो ये भी नहीं आएगी आपकी भाई। ठीक है, क्या आ जाएगी आपकी? दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होना। यहां पर बात आ जाएगी स्ट्रॉन्ग फिजिकल एबिलिटीज की बात आ जाएगी। ठीक है, जब यहां पर फिजिकल एक्टिविटीज और उसमें तालमेल बैठाकर अपने शरीर को मूव किया जाता है, एक्टिविटी कराई जाती है, तो आपकी किससे संबंधित होती है? बॉडली काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक बुद्धि से आपकी संबंधित होती है। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 4th आंसर सही हो जाएगा। भाषा की बात हो रही है तो भाषिक बुद्धि हो जाएगी। तार्किक रूप से समस्याओं को समझाने की बात हो रही है तो आपकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी कि यहां पर सेकंड हो जाएगा। यहां पर शब्दों के स्थान पर चित्रात्मक रूप में चिंतन करने की बात हो रही है तो आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर यहां पर आपका 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये रहा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? इसका सटीक सा आंसर बता दो, एक्सप्लेन कर चुका हूं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जी नहीं, इंट्रापर्सनल नहीं होगी। लिंग्विस्टिक, जी हाँ, यानी कि भाषाई बुद्धि, जिनके अंदर जिनको अपनी भाषा पर बहुत बढ़िया कमांड होता है, जैसे कवि हो गए, लेखक हो गए, इनको अपनी भाषा पर बहुत बढ़िया कमांड होता है, इनके अंदर ये वाली बुद्धि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आंसर नंबर सेकंड से हो जाएगा। बोर्डली और स्पेशल यहां पर देखने को नहीं मिलेगी।
अब देखो शुरुआत में डिटेल में एक्सप्लेन करने का फायदा भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए शुरू में जितना टाइम लग जाए एक्सप्लेन करने में उसको लगने दिया करो, क्योंकि चीजें अगर डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगी ना तो बाद में आपको क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए ये वाली बुद्धि भी हो गई भैया आपकी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। प्रतिभाशाली बच्चे जिनका आईक्यू लेवल कितना होता है, 140 प्लस का जिनका आईक्यू लेवल होता है, तो अगर आपको इनकी पहचान करनी है तो सिर्फ क्या एकमात्र तरीका आईक्यू लेवल होगा? जी नहीं, और बहुत सारे तरीके हैं। क्यों? प्रतिभाशाली बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर डिसीजन लेने की बहुत हाई क्षमता होती है। क्या होती है? निर्णय लेने की। ठीक है, निर्णय लेने की बहुत हाई क्षमता इनके अंदर देखने को मिलती है, या कह सकते हो सेल्फ एफिकेसी देखने की, सेल्फ एफिकेसी की पावर बहुत ज्यादा इन बच्चों के अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा इनके अंदर क्या पाई जाती है? क्रिएटिविटी इनके अंदर पाई जाती है। इन वाले बच्चों के अंदर क्या पाई जाती है? क्रिएटिविटी इन वाले बच्चों के अंदर पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने इसके प्रतिभाशाली बच्चों के लिए 3 बातें कही हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी ने ये वाली बात कही हुई है कि अगर कोई प्रतिभाशाली है तो उनके अंदर ये 3 कंपोनेंट यानी 3 बातें होनी चाहिए। उनके अंदर होनी चाहिए हाई एबिलिटी। ठीक है, उनके अंदर होनी चाहिए आपकी हाई एबिलिटी, कि किसी भी काम को करने की उच्च क्षमता होनी चाहिए और ये कर लेते हैं उस काम को। ये किसी भी काम को करने के लिए मतलब चैलेंज के रूप में उसको लेते हैं कि ये कोई काम आ गया तो मैं इस काम को इजीली कर सकता हूं, यानी उस काम को चुनौती के रूप में लेते हैं जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। इन बच्चों के अंदर पाई जाती है हाई क्रिएटिविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इन वाले बच्चों के अंदर पाई जाती है हाई क्रिएटिविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाई क्रिएटिविटी इन बच्चों के अंदर पाई जाती है। रचनात्मकता पाई जाती है, हर चीज के पीछे क्रिएटिविटी ढूंढते रहते हैं बच्चे। जो आपकी 3 इडियट मूवी आई थी तो उसमें जो रणछोड़ दास आमिर खान बने थे वो पेचकस लेके घूमते रहते थे हर जगह पर। ठीक है, ये आपके प्रतिभाशाली बच्चे थे। आपके गूगल बॉय हो गए, जो हरियाणा के जो गूगल बॉय है, ठीक है, उनके अंदर देखो कितनी क्रिएटिविटी है, क्वेश्चन पूछते हैं आंसर दे देते हैं सीधा। तो हाई क्रिएटिविटी पाई जाती है। हाई कमिटमेंट इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, हाई कमिटमेंट इनके अंदर पाया जाता है। तो ये 3 क्षमताओं की, इन 3 बातों की बात आपके एनसीईआरटी ने प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कही हुई है कि जो अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है या व्यक्ति है उनके अंदर ये 3 पॉइंट जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपके प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में हो गई। और अगर किसी की प्रतिभाशाली का टेस्ट करना है तो सिर्फ उसका एकमात्र साधन आपका आईक्यू टेस्ट नहीं हो सकता, यानी कि आपका बुद्धि परीक्षण, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट आपका एकमात्र तरीका नहीं हो सकता। बहुत सारे तरीके, क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दो, उसके अलावा कुछ ऐसा आपस में डिस्कशन करा दो बहुत से बच्चों का, पता लग जाएगा कि कौन प्रतिभाशाली बच्चा है। क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं अपनी क्लासरूम के या अपने जो और सहपाठी होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, उनसे बहुत आगे होते हैं। तो पहला वो यहाँ पर कथन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो गया। अब इसमें तर्क ये दिया है कि हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्वों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। तो तर्क भी यहां पर बिल्कुल सही दिया है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर सही बन गया। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कौशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? जरा इसके बारे में आंसर आप लोग लगाइए। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है जी, हाँ ठीक है, ठीक। देखिए बताइए कौन सी बुद्धि हो जाएगी? कि देखी गई वस्तु, कोई वस्तु देख ली और उसके मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कौशल है। जैसे कोई वस्तु देख ली, वही मैं आपको बता रहा हूं, जैसे वो ठेकेदार को दिखा दिया खाली जगह और वो जगह दिखाकर मानसिक चित्रण, मन के अंदर, माइंड के अंदर मैप बना लिया, माइंड मैपिंग कर ली और परिवर्तन में बहुत कुशल है और चेंज भी कर दिया। किसी ने कहा नहीं भाई ये सीढ़ियां इधर से मत निकालो, ये सीढ़ियां उधर से बनाओ, ठीक है साहब जी इधर से बना देंगे, इधर से काम हो जाएगा। तो ये वाली प्रक्रिया कौन सी देखने को मिल रही है? ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी आपको स्पेशल इंटेलिजेंस में। किसमें? स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर ये वाली आपको चीज देखने को मिलेगी। आंसर नंबर सेकंड यहां पर आपका सही हो जाएगा। बाकी 3 मुझे एक्सप्लेन करनी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो मैं आपके लिए कर चुका हूं। ठीक है, आंसर नंबर थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि यानी जनरल इंटेलिजेंस के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया?
यहां पर बात हो रही है कि जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस है, यानी जो जी फैक्टर है, जो जी फैक्टर है इसको नकार दिया। ठीक है, कि जो बुद्धि होती है उसके अंदर जी फैक्टर नहीं पाया जाता। ठीक है, वो कैसी होती है? वो आपकी बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित करा है। तो कौन से मनोवैज्ञानिक है? चार्ल्स स्पेरमैन, बिने है, थियोडर साइमन है या हार्वर्ड गार्डनर है? वो आपको बताना है। क्वेश्चन शुरुआत में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा था। अगर शुरुआत में डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपने देखा होगा, जल्दबाजी नहीं मचाई होगी, आपने आंसर लगा दिया होगा। देखिए, सबसे पहले जो आपके बिने साहब आए थे, एल्फ्रेड बिने आए थे। तो एल्फ्रेड बिने ने दिया आपका वन फैक्टर थ्योरी, यानी एक कारक सिद्धांत, जिसको आप लोग यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से जान सकते हो, कि उन्होंने बताया कि बुद्धि खाली एक प्रकार की होती है, यानी बुद्धि का एक फैक्टर होता है जो सभी प्रकार से चलता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के लिए अभी आप सीडी भी पढ़ रहे हो, तो अपनी बुद्धि का एक प्रकार से प्रयोग कर रहे हो। इसी बुद्धि का प्रयोग आप हर जगह से करोगे। कमेंट करोगे तो यहां पर भी बुद्धि का एक प्रकार से प्रयोग करोगे। कहीं घूमने जाओगे तो भी इसी बुद्धि का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इन्होंने बताया अपनी वन फैक्टर थ्योरी बताई, इंटेलिजेंस बताई। ठीक है, उसके बाद आए आपके चार्ल्स स्पेरमैन। चार्ल्स स्पेरमैन ने बताया कि वन फैक्टर थ्योरी को इन्होंने गलत काट दिया, कि भाई बुद्धि के अंदर एक फैक्टर नहीं होता, बुद्धि के अंदर दो फैक्टर होते हैं। कितने बताए? इन्होंने बताया बुद्धि के दो फैक्टर, यानी इन्होंने दी टू फैक्टर थ्योरी। कौन सी? इन्होंने दी बुद्धि के अंदर टू फैक्टर थ्योरी दी, जिसके अंदर इन्होंने बुद्धि के दो फैक्टर बताए, कि खाली बुद्धि के अंदर एक फैक्टर नहीं होता। वो कैसे नहीं होता? देखिए, इन्होंने कहा हर काम करने के लिए आदमी अपनी एक बुद्धि का यूज करता है। जैसा अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए अपनी बुद्धि का यूज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको किसी के साथ घूमने जाना है। ठीक है, और घूमने अगर आपको किसी के साथ जाना है तो वहां पर आप लोग क्या काम करोगे? उसके साथ अपने इमोशंस दिखाओगे, व्यवहार दिखाओगे, घूमने फिरने के साथ जो भी एक्टिविटीज करते हो वो करोगे। लेकिन मान लीजिए उसने कहा कि आइसक्रीम खाओगे मेरे साथ में, एक साथ एक गिलास में पानी वो पिए, जूस पिए। आप लोग क्या काम करोगे? नहीं, अभी जूस नहीं पी सकते, अभी तो हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग मुझे ये जो है थ्योरी बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये पढ़ना है। पढ़ाई लिखाई की बात करोगे, वो कहेगी अबे यार ये चश्मिश कहाँ से पड़ गया ये बैटरी कहाँ से पड़ गया। तो वहां पर उल्टा काम हो जाएगा। तो इसलिए आपकी वन फैक्टर थ्योरी नकारी गई, कि बुद्धि का खाली एक फैक्टर नहीं होता, हर बुद्धि हर जगह पर अलग अलग प्रकार से चलती है। तो इसलिए इन्होंने वन फैक्टर थ्योरी को काट कर दी टू फैक्टर थ्योरी, कि इन्होंने दिया जी फैक्टर और एक दिया एस फैक्टर, कि जी फैक्टर तो आपका सभी जगह पाया जाता है। जो इन्होंने कहा कि वन फैक्टर के अंदर जो इन्होंने जी फैक्टर दिया सामान्य बुद्धि, कि ये तो आपकी सभी जगह पाई जाती है, सभी आदमियों में पाई जाती है। लेकिन चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने दिया आपकी इसके साथ में एस फैक्टर। ठीक है, यानी आपकी जो विशिष्ट योग्यता इसके अंदर बताई, कि एक तो सभी लोग करते हैं, पढ़ रहे हैं तो ये इसका यूज करेंगे, बाहर जा रहे हैं तो इसका यूज करेंगे। लेकिन एक एस फैक्टर भी इन्होंने बताई, कि अगर मान लीजिए कोई आदमी किसी और काम को करना चाहता है, ठीक है, मान लीजिए घूमने जाना चाहता है, किसी के साथ खाना पीना चाहता है, तो उसके लिए इस विशिष्ट योग्यता को अर्जित करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई आदमी अपनी बॉडी बनाना चाहता है, जिम करना चाहता है, तो फिर उसको इस एस फैक्टर को अर्जित करना पड़ेगा, एनवायरमेंट से अर्जित करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आदमी एथलीट बनना चाहता है, तो उसको इस एस फैक्टर को फिर अर्जित करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी जी फैक्टर के साथ में इन्होंने एक नया फैक्टर एस फैक्टर और जोड़ दिया, यानी किसी और दूसरे काम को करने के लिए एक और नया फैक्टर यहां पर इन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, तो चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने बताई दो फैक्टर थ्योरी, एल्फ्रेड बिने ने बताई थी आपकी वन फैक्टर थ्योरी। ठीक है, थियोडर साइमन तो इनके साथ थे, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने बताई आपकी कौन सी? अनेक विशिष्ट संसाधन के रूप में बहुबुद्धि सिद्धांत, जो आप लोगों ने पढ़ दिया कि बुद्धि तो बहुत प्रकार की होती है, ना तो एक प्रकार की होती, ना दो प्रकार की होती, बहुत प्रकार की होती है, जो आप लोग अभी पढ़ते आ रहे हो। तो आंसर यहां पर फोर्थ आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फैक्टर सचिन तेंदुलकर ठीक है, कह सकते हो। ठीक, देखिए नेक्स्ट आपके सामने अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की कौन सी बुद्धि है? देखिए, जब किसी समस्या के समाधान की बात आ रही हो और जहां पर उसमें तर्क की बात आ रही हो, रीजनिंग की बात आ रही हो किसी समस्या के समाधान में, तो वहां पर बेसिकली जो यूज होती है वो बुद्धि होती है आपकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। कौन सी? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट आंसर आपका वहां पर सही हो जाएगा। जहां पर जो बच्चा होता है अपना लॉजिकल रीजनिंग का यूज करता है,
जहां पर बच्चा होता है अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करता है किसी समस्या के समाधान के लिए, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर यहां पर से हो जाएगा। कोई भी पहेली होगी, कोई आपके सामने समस्या होगी, समस्या मान लीजिए आपके सामने सीटेट की समस्या है, इसका समाधान आपको करना है कि 150 में से 90 नंबर कैसे लाए या 150 में से 140 नंबर कैसे लेकर आए। तो आप लोगों ने यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग करना स्टार्ट कर दी, कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दी, या सचिन सर की सीडीपी ऐसे करूंगा, फिर ईवीएस को सर की ऐसे करूंगा, मैथमेटिक्स ऐसे करूंगा, लैंग्वेज ऐसे करूंगा, साइंस सोशल साइंस जो भी होगा उसको ऐसे करूंगा। ठीक है, तो जो आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ये बुद्धि आप लोगों के अंदर पाई जाती है, तो आप समझ लेना लॉजिकल मैथमेटिक्स आप लोगों के अंदर है। ठीक है, जहां पर आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग का यूज कर रहे हो। ठीक है, बाकी तीन आपको एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षकों को बच्चों की आईक्यू मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करनी चाहिए। देखो मानकीकृत आ गया, मानकीकृत आने पर मैंने क्या कहा था, ठीक है, हाथ चूम कर क्या बोलोगे कि जय सचिन सर और इसको काट दोगे। ठीक है, तो मानकीकृत आने पर काट देना, क्योंकि बच्चों को मानक के अकॉर्डिंग हम उनका असेसमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मानकीकृत क्या होते हैं कि मानकीकृत करने के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बच्चों के बीच में कंपैरिजन यानी कि तुलना करने की बात आ जाएगी, और हमको बच्चों के बीच में तुलना नहीं करनी है किसी भी आधार पर, चाहे मानकीकृत पेपर हो, टेस्ट हो, परीक्षाएं हो, आकलन हो, XYZ कुछ भी हो। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। मानकीकृत परीक्षाएं सटीकता तो छोड़ दो, आजकल तो वैसे भी भविष्यवाणी नहीं कर रही, तो मानकीकृत तुम्हारा तो पहले ही हाल खराब है, और तुम आजकल इतनी फॉर्म में कैसे बात कर सकते हो, तो ये भी आपका भाई यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तो दोनों ही गलत है आपके। ठीक है, चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हो, और मानकीकृत को देखते ही उड़ा देना इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व यानी कि एक्सपीरियंशियल एलिमेंट बुद्धि का वो कौन सा है, वो आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर आप लोग इनके ऑप्शन को देखोगे तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान आ रहा होगा जो स्टर्नबर्ग ने दिया था आपकी ट्रायर्किक थ्योरी। ठीक है, जो स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी है, जिसको हिंदी में अगर बात करें तो त्रितंत्र का सिद्धांत। ठीक है, अगर बात करें इसको तो त्रितंत्र सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बुद्धि को बताया तीन प्रकार की। ठीक है, जिसमें बताया पहला क्रिएटिव, जिसको आप लोग कह सकते हो अनुभवात्मक बुद्धि, लिख रहा है ना यहाँ पर, जिसमें आप कह सकते हो इसको अनुभवात्मक बुद्धि। ठीक है, तो अनुभवात्मक बुद्धि या क्रिएटिव इंटेलिजेंस आप लोग इसको बोल सकते हो, जिसके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, तो अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, क्रिएटिविटी के माध्यम से सीखता है या फिर अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है। जैसे आप लोग अभी सीटेट का एग्जाम देने आए हो, तो सीटेट से पहले आप लोगों ने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर जो पढ़ा होगा, उस पढ़े हुए के आधार पर आप लोग यहाँ सीटेट के अंदर सीख रहे हो, यानी अपने अनुभवों के आधार पर आप सीख रहे हो। जब सीटेट का एग्जाम पास कर जाओगे तो सीटेट के अंदर जो आपने पढ़ा है, इस अनुभव के आधार पर आगे सीखोगे। तो इस प्रकार से जो आप अपने अनुभव के आधार पर सीख रहे हो, तो समझ लेना आपके अंदर आपकी क्रिएटिव यानी कि अनुभवात्मक बुद्धि आपके अंदर है। दूसरी आपकी एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल एक ही आपकी। ठीक है, तो ये वाली बुद्धि आपकी पाई जाती है जब आप किसी समस्या को खंडों में तोड़कर उसको सीखते हो। जैसे सीटेट का एग्जाम है, तो समस्या है, तो समस्या के अंदर जो जो आपके सब्जेक्ट है उनको आपने अलग अलग कर दिया, समस्या को तोड़ दिया। सीडीपी ऐसे पढ़ रहा हूँ, यूएस ऐसे पढ़ रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे सोल्व कर रहा हूँ, इसको एनसीईआरटी से कर रहा हूँ, या सर के बैच से पढ़ रहा हूँ, या सर की क्लास से पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपने खंडों में तोड़कर पढ़ दिया, घटकों में अलग अलग करके आपने इसको समस्या का समाधान करना शुरू कर दिया, तो समझ लेना आपके अंदर ये वाली बुद्धि है। ठीक है, तो सी हो गई, ए हो गई, और उसके अलावा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी व्यवहारिक बुद्धि, वो बुद्धि जो आपको आपके व्यवहार के अकॉर्डिंग आपको कोई चीज कराए। ठीक है, जैसे जो आपके इससे सीधा सा इसका मतलब होता है आपके वातावरण से, एनवायरमेंट से। ठीक है, जो आपके वातावरण यानी कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चीजें कराए। ठीक, देखिए ये बुद्धि कैसी होती है आपकी, जैसे मान लीजिए अभी आप वीडियो देख रहे हो, और वीडियो देखते देखते, मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं आपको हमेशा देता हूं कि वीडियो देखते देखते आपको अभी आपके घर के अंदर कोई चोर आ जाए, तो आप लोग कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे? आप लोग चोर से ये थोड़ी कहोगे कि भाई ले जा अपना सारा सामान, ले जा घर के अंदर ले जा, पापा ने वहां पे लॉकर के अंदर इतने पैसे रख रखे हैं, हाँ मम्मी के गहने वो बेड के नीचे रखे हुए हैं, वहां से गहने वो ले जाना। ये वाली बुद्धि का यूज थोड़ी करोगे।
तो आप लोग क्या काम करोगे, खड़े होते ही या तो डंडा लेकर पिटाई करना शुरू करोगे या फिर 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाओगे। ठीक है, तो आप लोग कैसा काम करोगे, व्यवहार के अकॉर्डिंग अपनी बुद्धि करोगे, यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज आप लोग करोगे। ठीक है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का आप यूज करोगे। तो यहाँ पर बुद्धिमत्ति का जो अनुभवात्मक तत्व है, तो वो किससे आपका जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस से, जो आपके स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत के अंदर बताए थे कि 3 एलिमेंट बताए थे इन्होंने बुद्धि के, और तीनों एलिमेंट जो आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ गए, यही तो करोगे ना आप लोग क्लास देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, देखो एक राजकिशोर प्रसाद बोले कि मुस्कान क्लास में हो, ये कमेंट कर रहे हैं तो अभी ये कमेंट कर रहे हैं राजकुमार की मुस्कान क्लास में हो, यानी ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं। तो अगर ये ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते इनका सीधा ध्यान अपना यहाँ पर है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये कैसा कर रहे हैं अभी, ये अपने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी पढ़ाने पर इनका ध्यान नहीं है, अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग ध्यान है। इनको पता है कि क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद मौका नहीं मिल पाएगा। अगर यहाँ पर इनको ब्लॉक कर दिया जाए तो अपना फिर एक्टिव हो जाएंगे, अगली बार दूसरी आईडी से आएंगे। इनके घर वालों ने इनकी चैट देख ली कि यार मेरा लड़का तो मुस्कान को ढूंढ रहा है, तो इनमें अभी बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई मुस्कान, राजकुमार क्या नाम था, घोड़ा नाम था, क्या नाम था इसका, कहा गया इसका नाम, ऊपर चला गया, क्या नाम था इसका, राजकुमार घोड़ा था, कहा गया ये, देखो भाई इसका नाम देखो, ऐसी राजकुमार, देखो नाम राजकुमार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो एक ऐसा व्यवहार करेगा, अब इसके अंदर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आएगी। अभी देखो ये व्यवहार के अकॉर्डिंग अपनी बुद्धि का यूज करेगा। अब ये या तो कमेंट नहीं करेगा, कमेंट करेगा तो यह गाली देगा। अब ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज करेगा अपनी। ठीक है, अब देखते हैं राजकुमार के कमेंट को, देखते हैं अब आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, देखियो राजकुमार का कमेंट आया या नहीं आए, तो देखते जाना आप लोग भी राजकुमार का कमेंट आएगा या नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब उसने कौन सी इंटेलिजेंस का यूज करा, प्रैक्टिकल का, व्यवहार के अकॉर्डिंग अपनी बुद्धि दिखाई उसने। ठीक है, कि मेरी चोरी पकड़ी गई, मैं मुस्कान को ढूंढ रहा था, मुस्कान क्लास में हो या नहीं हो, और सर ने मुझे पकड़ लिया। ठीक है, अब नहीं आ रहा भाई राजकुमार, आ गया आ गया आ गया भाई, आज का देखो राजकुमार पटाले, इसका तो नाम ही बहुत गंदा है यार। नहीं ये कोई दूसरा है, बच्चा दूसरा है पटा ये तो कुछ और नाम है इसका। ठीक है, ये गलत है। अब ये आंसर दे रहा है शायद डी, यही है ना, वो तो कुछ घोड़ा करके था शायद, ये तो पटले करके कुछ है शायद, अलग कुछ कास्ट होगी इसकी तो बच्चे की। ठीक है, इसके ऊपर नजर डालते हैं भाई क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की नहीं है, इसके ऊपर नजर डालनी है। ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, मुस्कान तो यही है, चलो भाई देखो मुस्कान, सर जी भाई शर्मा आ गया हाँ, चलो नजर डालते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, नजर डालते हैं। पहला, औसत से अधिक बुद्धि स्तर होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी इनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है ना, एवरेज से अधिक होता है। आपने वो देखी है मूवी उसकी, ऋतिक रोशन की क्रिस, तो उसका जो लेवल होता है ना इंटेलिजेंस का, वो दूसरे बच्चों से हाई लेवल होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, उसको तो बहुत हाई लेवल होता है। ठीक, उच्च स्तरीय समस्या समाधान का कौशल होता है, मतलब कितनी भी बड़ी समस्या हो उसका समाधान करने के लिए ये आगे रहते हैं, चैलेंज लेते हैं और कर भी जाते हैं समस्या का समाधान। बेसिकली ऐसे लोग जो रहते हैं किसी भी देश की धरोहर रहते हैं, संपदा रहते हैं, आगे जाके यही लोग मतलब देश का नाम रोशन करते हैं। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, जैसे अब्दुल कलाम जी बने, ये ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है, ठीक सर मैंने आपका पेड कोर्स लिया है। ठीक है, अच्छा मुस्कान खान बोलिए सर मैंने आपका पेड कोर्स लिया हुआ है अच्छा चलो ठीक है मुस्कान खान चलो आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये राजकुमार कहा गया, ये राजकुमार घोड़ा अब दिख नहीं रहा है, एक घोड़ा नाम था, पता नहीं क्या नाम था, ऐसी मुझे दिखा ये, आया नहीं ना, वो छुप गया, वो मैसेज देख रहा होगा ऐसी। चलो मुस्कान खान को नहीं बोलते कुछ भी। ठीक है, क्या पता है राजकुमारी कुछ कर रहा उल्टा सीधा। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, बिल्कुल सही बात है, जो उसकी स्किल्स होती है ना उस पर निपुणता प्राप्त करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। आप में से भी बहुत बच्चे होंगे प्रतिभाशाली। ठीक है, हर बार सीटेट के एग्जाम के लिए मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जिनका स्कोर जो है 140 के आसपास रहता है। ठीक, तो आप में से तो ऐसे बच्चे निकलते हैं ना, तो मोटिवेटेड रहते हैं कि यार सीटेट के एग्जाम को पास नहीं करना, बहुत अच्छे नंबर से उसको पास करना होता है। ठीक है,
जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, बिल्कुल नहीं, बहुत तेज होते हैं, किसी भी जानकारी को बहुत जल्दी से एक्वायर कर लेते हैं जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो धीमापन नहीं रहता। और अपने बाकी के जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके मुकाबले में तो बहुत तेजी से मतलब एक्वायर करते हैं किसी नॉलेज को। तो ये ऑप्शन नेगेटिव है, ठीक है। और इसने नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का भाई आपका नेगेटिव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतरवैयक्तिक, यार ये हिंदी के अंदर ऐसे नाम है अंतरवैयक्तिक, इनको दोनों सेम से लगते हैं, इंग्लिश में देखा करो। यहां पर दी हुई है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कौन सी इंटेलिजेंस थी? जिसमें आदमी दूसरों के साथ बढ़िया इंटरेक्ट करता है, दूसरों की मनोदशा को, हाव भाव को अच्छे तरीके से जान पाता है, जैसा आपके नेता, दुकानदार वगैरह मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इससे क्या तात्पर्य है? जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने, आंतरिक यानी खुद के अंदर की भावनाओं को पहचानना, वो आपकी इंट्रा के अंदर था, इंटर के नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतरवैयक्तिक, अच्छा अंतरवैयक्तिक इंट्रा होगा जरूर, अंतरवैयक्तिक आपकी इंट्रापर्सनल आ गई, जिसमें आदमी क्या काम करता है, वो खुद की भावनाओं को, खुद की फीलिंग्स को जानना शुरू कर देता है। तो ऐसे वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है वो आपको बताना है। सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता, तो सामाजिक स्थितियों से नहीं, वो तो इंटर के अंदर होती है, इंट्रा के अंदर नहीं होती। दूसरों की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता, वो भी इंटर के अंदर होती है, इंट्रा के अंदर नहीं होती। स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान, ये होती है आपकी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड यहां पर सही हो जाएगा, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक बुद्धि बच गई थी बस आपकी, बाकी सभी बुद्धि देखो मैंने आपकी करा दी, ठीक है। अब कोई बुद्धि ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, और इन्हीं बुद्धियों में से आएगा आपके एग्जाम में जो मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और उनको वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है, वो आपको बताना है। आप लोग देख रहे हो यहां पर किसकी बात हो रही है? पशुओं की, खनिजों की, पेड़ पौधों की बात हो रही है। तो जिनको एनवायरमेंट से, जिनको अपने पृथ्वी से लगाव रहता है, ठीक है, पेड़ पौधों से, जानवरों से, खनिजों से लगाव होता है, उनके अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो पाई जाती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। और ये जो प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है वो पाई जाती है बेसिकली एनवायरमेंट लवर के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा ये वाली बुद्धि पाई जाती है आपकी किसानों के अंदर, यानी फार्मर के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है, किसान के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। आंसर नंबर सेकंड यहां पर सही हो जाएगा, एक ये बुद्धि आपकी बची थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत की यहां पर अब आलोचना की बात आ गई कि इनकी आलोचना क्यों की गई, तो आलोचना के ऊपर नजर डाल लेते हैं। अब देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने तो अलग अलग प्रकार की बुद्धि बता दी, तो अब इनकी आलोचना भी हुई। पहले ऑप्शन देखते हैं फिर आपको आलोचना बताता हूं। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहते हैं, बिल्कुल सही। बहुबुद्धि क्या होती है? केवल प्रतिभाएं है, और जो बुद्धि के अंदर विद्यमान होती है, ये पहली इनकी आलोचना हुई। मतलब जो आप अलग अलग प्रकार की बुद्धि बता रहे हो, ये बुद्धियां नहीं, बेसिकली प्रतिभाएं रहती है जो बुद्धि में ही आपकी इन्वॉल्व रहती है। पहली तो आपकी ये आलोचना हो गई कि इनको आप लोग अलग अलग प्रकार से बुद्धि मत मानिए। दूसरा आपकी एक आलोचना ये हो गई कि बुद्धियों को आप मापन यानी कि मेजर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर आपकी इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, तो आप लोग इनका मेजर कैसे करोगे, इनको मापोगे कैसे? तो क्या आपके पास कोई ऐसा मापदंड है जिससे आप ये अलग अलग प्रकार की बुद्धि को माप सकते हो? नहीं माप सकते ना आप लोग अलग अलग प्रकार की बुद्धि को। अगर मान लीजिए किसी के अंदर इंटरपर्सनल है, ठीक है, दूसरों से बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट कर लेता है, मनोदशा को, हाव भाव को जान लेता है, ठीक है, जैसे, तो आप कैसे मेजर करोगे इस बात को? क्या कोई यंत्र आज तक ऐसा बना है, या बना पाओगे आप इस चीज के यंत्र को जो एग्जैक्ट नाप दे? नहीं नाप पाओगे आप किसी ऐसे यंत्र को, ठीक है। तो आप इसका कोई मेजर नहीं कर सकते, मापन नहीं कर सकते इस चीज का। तो आंसर नंबर इसके अंदर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये बुद्धि का पूरा चैप्टर यहां पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी शिफ्ट के मैंने सारे पेपर एनालिसिस किए थे आपके, और उसका पूरा निचोड़ था ये आपका
आप कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए आप बुद्धि का, चाहे आपका ये वाले ऑनलाइन के अंदर लगे, इससे पहले वाले ऑनलाइन के अंदर लगे, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आप गलत लगा पाओगे। ठीक है, ये पूरा निचोड़ मैंने आपको बताया है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे। देखो क्वेश्चन आ गया। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो मैं आपको ओरली समझाता हूं, आपको ऐसा लगता है कि सर मतलब कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, अभी सीधा क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। देखो जो बातें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताता हूं ना, इधर उधर से ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, वो एग्जाम में आई रहती है आपके। ठीक है, और कई बार पूछी गई रहती है। तो जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता रहता हूं ना, उनको ध्यान से सुना करिए, वो एग्जाम में ही पूछी गई रहती है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती है। तो कभी उनको ये मत सोचे कि एग्जाम में नहीं आएगी, जो क्वेश्चन दिख रहा है सिर्फ वही एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए एग्जाम में आया हुआ है कि हम बच्चों को आईक्यू लेवल के आधार पर उनका सेग्रेशन यानी पृथक्करण नहीं कर सकते, कि अगर एक बच्चे का आईक्यू लेवल 140 आ गया, एक का 90 से 110 के बीच में आ गया, एक का 25 के करीब आ गया, तो उनका सेग्रेशन कर सकते हैं कि टैलेंटेड को अलग से पढ़ाएंगे, एवरेज वालों को अलग से पढ़ाएंगे, जड़ बुद्धि वालों को अलग से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। हमको तो बच्चों को समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी है, सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी है, यही तो बात आज की डेट के अंदर कही जाती है। ठीक है, तो हम उनको क्या नहीं कर सकते, पृथक्करण नहीं कर सकते। क्यों? यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है नहीं, विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है नहीं, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक कंपटीशन नहीं करने देता। गलत, ये भी गलत है। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, बिल्कुल सही। यानी जो आईक्यू का जो कंसेप्ट है वो स्थायी नहीं है, क्योंकि उसका देखो क्रिटिसिज्म भी हुआ था, आलोचना भी हुई थी, और जो नंबर मिलते हैं 140 या जो भी नंबर उसके अंदर मिलते हैं वो फिक्स नहीं है। ठीक है, और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, यानी बच्चों को लेबलिंग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब मान लीजिए आपके नंबर कम आ गए, ठीक है, और आपके नंबर कम आने के बाद जैसे स्कूल में किसी का नंबर कम आ गए, अरे यार इसके तो नंबर कम आते हैं, घर वालों ने ताना देना शुरू कर दिया, तेरे इतने नंबर कम कैसे है, फलाने के तो इतने ज्यादा आगे, तो पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, बेवकूफ गधा, इस तरीके से। तो बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाती है, और बच्चों के अंदर यही हीन भावना हमको नहीं आने देनी। यानी बच्चों को हमने किसी प्रकार से लेबलिंग नहीं करना, नामांकित नहीं करना। ठीक है, तो ये काम हमको बच्चों को कभी नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इसलिए आपके जो आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल के आधार पर बच्चों को हमको पृथक्करण कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आंसर नंबर आपका 4th सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके 20 क्वेश्चन थे, आई थिंक 20 नहीं, आपके एक एक क्वेश्चन से संबंधित काफी चीजें मैंने आपको बताई, और 20 से ज्यादा ही मतलब आपके बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ईमानदारी से बताइए आपका कितना स्कोर है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ अलग टॉपिक बताऊंगा, और जो आपको 8 बजे वाली क्लास के अंदर ही मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई नया सवाल है आप लोग अपना पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, ताकि आपको ये इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पूछे क्या सवाल है आपका जल्दी से। गुड इवनिंग सर, मैं पहली बार सीटेट देने जा रही हूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी। सीटेट के लिए आप बेफिक्र रहिए, क्लास लेते रहिए। ठीक है, ठीक है। अरे वाह, लवलेश कुमार 20 में से 20, अति उत्तम क्लास। ठीक है, अच्छा अनुप्रिया आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अविनाश सिंह आप आपका भी रिप्लाई मिल जाएगा, थोड़ा उसमें टाइम लगता है व्हाट्सएप पे रिप्लाई में। थ्योरी क्लास आपके पोर्टल पर हो रही है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी मैं इतनी थ्योरी करा चुका हूँ, मतलब आप लोग उसको यूट्यूब के ऊपर सर्च मार के देखिए, आपको थ्योरी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो थ्योरी क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको देखनी है, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, और विद कंटेंट के साथ आपको, तो आप लोग प्ले स्टोर से ये पूरा कंटेंट के साथ कोर्स ले सकते हो। सचिन एकेडमी ऑफिशियल पर सर्च करना, और गूगल पर सर्च करना सचिन एकेडमी ऑफिशियल, यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आप लोग ले सकते हो। सर जी नमस्ते। सर जी सीटेट का पेड कोर्स चल रहा है, एप्लीकेशन पर जा क्लास लिए क्या सर जी, प्लीज़ बताइए। भाई इसी पर चल रहा है आपका, सचिन एकेडमी ऑफिशियल पर। ठीक है, अगर आपको इस पर कोर्स लेना है विद कंटेंट के साथ, जिसमें आपको फिर एनसीईआरटी एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। सो ओनली वाला आंसर गलत होता है ना? हाँ ओनली वाला गलत होता है, लेकिन अब जब एनालिसिस कर रहा हूँ ना मैं पेपर को, तो 90% तक गलत होता है, मतलब ओनली वाला। ठीक है, ऑफलाइन पेपर जब होता था तो 99% तक गलत होता था, बट अब 90% तक गलत होता था।
गुरुजी आपकी वजह से मेरी सीडी भी बहुत अच्छी हो गई है, मैं अपनी भाभी को भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। सीडी तो आपकी ऐसी हो जाएगी, मतलब आप लोग 30 में से 30 वाले इतने मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। तो आपके जो पिछली बार भी जब से अभी तक सी टेट हो रहे हैं, और इस बार जो आपका ऑनलाइन वाला हुआ, खूब दबा के 30 में से 30 आए उसके अंदर। ठीक है, आप इंटरव्यू देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, पता नहीं कितने पड़े हुए हैं मेरे इंटरव्यू जो स्टूडेंट के। सर मैं नेहा गुप्ता बक्सर से। ठीक है नेहा गुप्ता, अच्छा फोटो लगा रखी है मेरी, ठीक है। हाँ, नोट्स को प्रिंट करा सकते हो आप। मैंने नोट्स को, जो मेरे वाले सी टेट के नोट्स है उनको प्रिंट कराने का ऑप्शन दे दिया है, तो आप मेरे वाले नोट्स को प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, और बाकी जो उसमें क्लास का है शायद उसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन नोट्स का प्रिंट का ऑप्शन है। सर मैंने आज ही आपका सी टेट ऑनलाइन कोर्स लिया है, पहले की क्लास कैसे मिलेगी? वो पहले की क्लास रिकॉर्डेड क्लास में चली जाती है, जैसा आप लाइव चलती है फिर उसके बाद वो रिकॉर्डेड में चली जाती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, बीपीएससी की भी उसी के ऊपर चल रही है। ठीक। उर्दू मुझे नहीं आती है भाई, ठीक, उर्दू नहीं आती है मुझे। ठीक है, कल मिलूंगा, अब 8 बजे मिलूंगा। कभी लद्दाख आइए सर घूमने। अच्छा ठीक है मन्नत, मतलब कभी आऊँगा लद्दाख तो मैं इन्फॉर्म करूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। स्कोर आप लोगों के मतलब अच्छे आ रहे हैं। मिलता हूँ आप लोगों से कल 8 बजे और किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।